नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी लाइव में। मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में 14 और 15 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार चली गई। वहीं 14 तारीख को मरने वालों की संख्या 8, जबकि 15 नवंबर को 22 रही। और इसी तरह से हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1957 नए कोरोना के केस सामने आए। तो वहीं हरियाणा प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो 1,99,000 को पार कर चुकी है। तो एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात पंजाब की जाए तो 14 और 15 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार चली गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, पंजाब में कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़ों में किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आ रही है। 2 दिन में राज्य में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई और इसके साथ ही सूबे में वायरस से मरने वालों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सीएम अमरिंदर ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए क्या कुछ अपील की है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, लगातार पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर न्यू दिल्ली की बात करें, यहाँ पर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं इनकी संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 14 या फिर 15 तारीख के आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में ये आंकड़ा जो है 500 के पार जाता हुआ नजर आए, यानी दोनों दिन 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आए। और अगर हम सीधे तौर पर बात करें मौत की, तो पंजाब में 14 और 15 तारीख को 2 दिन तकरीबन 8 और 22 यानी 30 लोगों की मौत होती हुई नजर आई है, जिसके बाद ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त भी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ज़्यादा नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक दिन के अगर आंकड़े की बात करें तो 1957 के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी से अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर 1 लाख और तकरीबन 99,000 के आसपास आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी मृत्यु दर जो है 2019 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरह से चंडीगढ़ की बात करें तो एक दिन में 168 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अगर हम प्रशासन की बात करें या दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, लगातार लोगों को मास्क डालने की सलाह देते नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं और इसके बाद ये भी सलाह देते नजर आ रहे हैं कि भीड़-भाड़ वाले जो इलाके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जा सके ताकि लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार होने से बचते नजर आए। इसके अलावा जिन लोगों को भी खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण पाए जाते हैं वो तुरंत अस्पताल जाकर अपना टेस्ट करवाएं ताकि समय रहते हुए उनका इलाज जो है वो शुरू हो सके और सीधे तौर पर उनको कोरोना जैसी इस महामारी से बचाया जा सके। क्योंकि इस वक्त अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि पहली लहर जैसा हाल जो है वो देश में होता हुआ नजर ना आए। जी विनीत, कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार बारिश और ठंड में इस वायरस के चरम पर पहुंचने के आसार है। क्या लगता है, बारिश कोरोना वायरस पे ताकत फूंकने में सहायक सिद्ध हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कई जगहों पर यह देखने को आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग जो हैं वो पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। कई जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो हैं वो थूकते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बारिश जो है वो ज़रूर इस महामारी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा सर्दी की बात करें तो सर्दी के अंदर ये महामारी जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि गर्मी में हमने इसका असर देखा है और सर्दी अब आने वाली है। तो ऐसे में एहतियात और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमन
दौरान इन दिनों में लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत जो रहती है, जो नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ रहा है और उसको कोरोना हो रहा है तो फिर उसको तुरंत अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, अपना टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सके। इस तरह की हिदायतें खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सैरो टेस्टिंग जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो बड़े लेवल पर शुरू कर दी गई है। दोनों ही प्रदेश इस तरह के टेस्ट करवाते नजर आ रहे हैं। रैपिड टेस्ट जो हैं वो लोगों के करवाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के टेस्टों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि प्रदेश में अभी भी कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं जिनको इलाज देकर तुरंत स्वस्थ किया जाए और पूरे प्रदेश को इस महामारी से निजात दिलवाई जा सके। जी विनीत, जिस तरह से इस संक्रमण से मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, जिस तरह से आपने आंकड़े बताए 8 और 22, अगर हम हरियाणा की बात करें तो कितनी घातक हो सकती है ये दूसरी लहर जो है वो हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त भले ही अगर हम रिकवरी रेशो की बात करें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी रेशो है। 8.89% के आसपास यहाँ पर रिकवरी रेशो जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 1900 के पार एक दिन में जब कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आएंगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1900 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोरोना की वजह से मौत का ग्रास बन चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा समस्या है सरकार के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर इतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं कि अगर यहाँ पर दूसरी लहर अपना प्रकोप दिखाती है तो फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपचार जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। इसी करके शुरुआती दौर में ही इसको कहीं ना कहीं जकड़ने की कोशिश जो है वो प्रदेश सरकार करती नजर आ रही है, प्रशासन करता नजर आ रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस कोरोना की चपेट से बचाया जा सके और प्रदेश को स्वस्थ रखा जा सके। जी विनीत, इस बाबत आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो विभिन्न अस्पताल जहां पर कोविड पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है वहां पर दोबारा से जो कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद रखा जा रहा है। वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं जो हैं उसको पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा आईसीयू वार्ड की बात करें उनको दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा कोविड पेशेंट्स के लिए जो अलग से वार्ड बने हुए हैं वो वार्ड पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं कि अगर ज़्यादा केसेस की संख्या बढ़ती है, क्योंकि लकी एक बड़ी चीज यहां पर जरूर देखने को मिल रही है कि अब लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब लोग जो हैं वो जब घरों से बाहर निकलते हैं तो अक्सर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करते हुए नजर नहीं आते। अब जो लोग हैं वो मुंह पर मास्क डालना भी कहीं ना कहीं जरूरी नहीं समझते। तो ऐसे में अब ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है ये महामारी, क्योंकि पहले जब इस महामारी ने देश में दस्तक दी थी तो उस समय लोग जो थे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आते थे, वो लोग जो थे वो मास्क डालते नजर आते थे, वो भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचते हुए नजर आते थे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते नहीं थे। और जब किसी को कोई सिम्टम पाया जाता था लोग जो हैं तुरंत इसका इलाज करवाते नजर आते थे, साथ साथ अपना टेस्ट करवाते नजर आते थे। लेकिन अब इसका उलट परिणाम जो है वो देखने को मिल चुका है। जगह जगह पर भीड़ नजर आ रही है। दिवाली के पर्व की देखें तो हरियाणा पंजाब में कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अवहेलना होती हुई नजर आई है। जमकर लोग जो हैं वो सड़कों पर नजर आए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क लोगों ने नहीं डाले हुए थे। तो इस तरह का जब माहौल देखने को मिलता है तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि उन्होंने प्रॉपर व्यवस्थाएं जरूर कर ली गई हैं, कोविड वार्ड्स को पूरी तरह से तैयार रखा हुआ है, डॉक्टर जो हैं वो स्टैंड बाय हैं कि अगर अचानक से कोविड पेशेंट्स की संख्या में इजाफा होता है तो तुरंत उनका इलाज जो है वो शुरू किया जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, इन हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो स्थिति है वो तो चिंताजनक है। आपको क्या लगता है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? बिल्कुल, देखिए प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ की सरकारों के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले ही पहली लेयर में
जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, उस व्यवस्थाओं का असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला था। हालांकि उस समय केंद्र की मोदी सरकार जो है वो जरूर अपने लेवल पर दोनों ही प्रदेशों को सहूलियत देती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पर मीटिंगों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, रिव्यू मीटिंग की जा रही है, तो ऐसे में इसी तरह का प्रयास किया जा रहा है कि पहले ही यानी इस महामारी को दोबारा से फैलने से ही रोका जा सके। तो इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है वो सभी डायरेक्शंस को लोग जो हैं वो फॉलो करते नजर आए। और हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर जो लोग भी अब भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनसे भी पुलिस जो है वो सख्ती से निपटती नजर आ रही है। हरियाणा में कई जगह पर लोगों के अभी भी चालान जो हैं वो किए जा रहे हैं। मास्क डालने की अभी भी लोगों को सलाह दी जा रही है, लेकिन अब लोगों को भी दोबारा से जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लेयर जिस तरह से उठती हुई नजर आ रही है, तो इस लेयर में लोगों को पहले से ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में खांसी जुकाम बुखार जो है वो अमूमन उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर अगर किसी एक को कोरोना होता है तो फिर उसके जो परिवारजन हैं उसकी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। तो ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, सरकारों को सपोर्ट करने की जरूरत है, और जो भी ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में स्थित चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड में हर वर्ष चार धाम कपाट बंद होने की तिथि और खोलने की तिथि निर्धारित की जाती है। कपाट खोलने का समय मार्च अप्रैल में आता है और कपाट बंद होने का समय अक्टूबर नवंबर में आता है। और इसी क्रम में रविवार को बोर्ड की मीटिंग में चार धाम कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित कर दी गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुंचे। देवस्थानम बोर्ड और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने योगी का भव्य स्वागत किया और इस दौरान केदारनाथ धाम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आर्मी के बैंड की सुंदर भक्ति धुनों के साथ स्वागत भी किया गया। आज शाम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ देहरादून से प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक पाठक जी, सभी धामों के कपाट बंद हो रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हुए, केदारनाथ के कपाट सोमवार यानी कि आज बंद कर दिए जाएंगे। इसे लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने क्या कुछ तैयारियां पूरी की है? बिल्कुल लोकेंद्र, बताना चाहूंगा चारधाम में यात्रा जो शुरू होती है तो वो मार्च के महीने में शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर के दौरान वो कपाट बंद होते, तो इसी दौरान चार धाम यात्रा के कपाट जो भी है वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, 15 तारीख को ही बंद हुए थे। ऐसे यमुनोत्री के कपाट भी बंद होने। साथ ही आपको बता दूं केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे बंद होने, जिसको लेकर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां पर जौलीग्रांट में कल 2 बजे वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। साथ ही जिसके बाद वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। खासकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक वो भी मौजूद रहे। विधि विधान से कल रात में उन्होंने संघ में पूजा की है और देर रात्रि रुके हैं। खासकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बताते भी नजर आए हैं कि 10 से 12 साल बाद वो कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, तो काफी भव्य शुभारंभ भी उनका किया गया है। खासकर जिस तरीके से देखा जाए भव्य स्वागत भी हुआ है। खासकर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश का जो भवन वहां पर गेस्ट हाउस का भवन बनना था उसका लोकार्पण भी सीएम योगी द्वारा किया गया है। जहां पर देखा जाए देवस्थान बोर्ड की जो तैयारियां थी वो पूरी विधि विधान से होनी है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी की गई। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने, जिसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। 19 तारीख की ये तिथि तय की गई है। पूरी विधि विधान के साथ ये तिथियों के साथ कपाट बंद होने हैं। जी प्रतीक पाठक जी, रविवार 15 नवंबर को उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आज सोमवार को 2 अन्य धाम जो है केदारनाथ और यमुनोत्री धाम, वो कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस साल इन धामों में करीब कितने लोगों ने दर्शन किए हैं?
बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल लोकेंद्र, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए चार धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती रही है, लेकिन कोरोना काल में काफी स्थितियां भी खराब हुई हैं। जो यात्रा समय पे शुरू हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं समय पे यात्रा शुरू नहीं हुई है। खासकर देखा जाए जब कोरोना काल था, जो 5.0 की गाइडलाइंस आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला था और कुछ बड़ी संख्या में भी यात्री पहुंचे थे। लेकिन जो शुरुआत जो यात्रा की हुई है वो कहीं ना कहीं कठिन कठिन दिखती नजर आई है, क्योंकि सरकार लगातार एक सीमित संख्या के दायरे पर यात्रा कराना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल ने और स्थितियां खराब की हैं, जिसके बाद कुछ दिन के लिए यात्रा स्थगित भी की गई थी। लेकिन फिलहाल यात्रा सुगम रही है और पूरी तरीके से यात्री काफी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दर्शन करते हुए निकले। लेकिन जो गर्भगृह था उसका दर्शन करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं लोग अंदर नहीं जा पाते, जिसका कहीं ना कहीं लोगों में कहीं जो उत्साह था वो कम होता दिखा है। लेकिन देखा जाए तो पूरी प्रभावित जिस तरीके से कोरोना काल में हो रही थी जो यात्रा, वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आई। काफी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करने पहुंचे हैं जी। प्रतीक, कपाट बंद होने के मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे। क्या इन्होंने यहां आकर आस्था पथ का निरीक्षण किया है और किस तरह से इनका भव्य स्वागत किया गया? बिल्कुल लोकेंद्र, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वो कल 2:15 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। उन्होंने भव्य उनका स्वागत भी किया। साथ में उनके वो केदारनाथ के लिए रवाना हुए। 4:30 बजे जब वो केदारनाथ पहुंचे तो बाबा केदारनाथ के उन्होंने दर्शन किए हैं। उसके बाद जो केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत जो कार्य चल रहा था उसकी पूरी समीक्षा की, उनके साथ पूरा जायजा लिया, जिसके बाद ही फिर तमाम जो योजना है उसकी बातें भी करते रहे। और खासकर जो उत्तर प्रदेश का जो भवन उनके गेस्ट हाउस में बन रहा है उसका उसका लोकार्पण भी करना था। तो तमाम तरह की योजनाएं लगातार उसको समीक्षा की है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया है कि 10 से 12 साल बाद वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पौड़ी जिले के पंचूर जिले में रहने वाले योगी आदित्यनाथ 10 से 12 साल बाद वो कहीं ना कहीं पहुंचे, तो काफी उत्साह उनके अंदर भी देखा जा रहा था जी। प्रतीक, जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तमाम आप बातें बता रहे हैं, आगे इनका क्या कुछ कार्यक्रम है? केदारनाथ तो पहुंच चुके हैं, अब शाम का इनका क्या कुछ कार्यक्रम है उत्तराखंड में? बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए 8:30 बजे आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद वो बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ में वो 3:30 बजे तक वो अपना रुकेंगे। उसके बाद वो बद्रीनाथ से फिर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को कपाट भी बंद होने हैं, तो इस दौरान वो दर्शन करना चाहते हैं, जिसके चलते वो आज निकल के बद्रीनाथ पहुंचने वाले होंगे जी। प्रतीक, जानना चाहेंगे बद्रीनाथ के कपाट जिस तरह से बंद होने वाले हैं और उसके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं उनमें कितनी आस्था नजर आ रही है या कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट जो बंद होने उसको लेकर पूरी तैयारियां भी की गई हैं देवस्थान बोर्ड की तरफ से। फिलहाल जहां पर जो 3:15 बजे का जो बद्रीनाथ कपाट का जो समय निर्धारित किया गया है कपाट बंद होने का, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित है, काफी भीड़ भाड़ है। स्थानीय लोग कहीं ना कहीं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। और केदारनाथ धाम की में भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किए हैं। खासकर जब योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आए। तो काफी उत्साह देखने को मिला है। ऐसे बद्रीनाथ धाम जो योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो काफी विधि विधान से वो पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे जी। साथ ही जानना चाहेंगे प्रतीक, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो तमाम प्रोटोकॉल जो है उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है, गाइडलाइन का पालन किस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल 5.0 की गाइडलाइंस के पूरी तरीके से तय किया जा रहा है। जहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन हो या फिर गर्भगृह में दर्शन करने की बात की जा रही थी, तो वो दूर से दर्शन कराए जाने थे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए खुली छूट है और वो जा सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो यात्री जो उधर पर पहुंच रहे हैं उनका मास्क का प्रयोग हो या सैनिटाइजर का प्रयोग हो, तमाम जो व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है खासकर जी। ठीक है प्रतीक, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुरोहित समाज ने योगी आदित्यनाथ का भव्य रूप से स्वागत किया है, ये केदारनाथ पहुंच चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रहते हुए आत्महत्या करने वाले आईपीएस राहुल शर्मा की मौत की जांच के लिए गृह विभाग ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति की अगुवाई महानिदेशक जेल संजय पिल्ले करेंगे। इस मामले में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अब फिर से पुलिस इस फाइल को खोलने जा रही है। आपको बता दें कि मार्च 2012 में बिलासपुर एसपी रहते हुए राहुल शर्मा ने पुलिस मैच में गोली मारकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उस दौरान मिले सुसाइड लेटर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ न्यायाधीश का
जिक्र भी किया गया था। खुदकुशी को लेकर सवाल उठने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई अपनी जांच में कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अलग अलग हलकों से इस मामले की जांच की मांग की गई थी, जिस पर अब गृह विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। डीजी जेल संजय पिल्ले जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं आईजी दीपांशु काबरा, आईजी आरएल डांगी, एसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी अर्चना झा कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रहते हुए आत्महत्या करने वाले आईपीएस राहुल शर्मा की मौत की जांच के लिए गृह विभाग ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति की अगुवाई महानिदेशक जेल संजय पिल्ले करेंगे। इस मामले में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, आईपीएस राहुल शर्मा के मौत के मामले की जो फाइल है एक बार फिर से खुलेगी। 8 साल पहले आत्महत्या की गई थी। अब इस मामले की जांच के लिए राज्य शासन ने क्या कुछ समिति का गठन किया है? जी बिल्कुल, आपको बता के लोकेश जी कि मार्च 2012 में बिलासपुर एसपी रहते हुए राहुल देव शर्मा ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये 8 साल बाद आज फिर तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उस मामले को ओपन कर दिया और इसकी जांच के लिए 5 संसदीय टीम गठित की, जिसके अध्यक्ष जेल महानिर्देशक संजय पिल्ले और एसपी आईजी दीपांशु काबरा, आईजी रतनलाल दांगी, एसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी अर्चना झा को इसका सदस्य बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि जब 2012 में राहुल देव शर्मा ने आत्महत्या की तो उसके बाद उस सुसाइड नोट में कई पुलिस अधिकारियों सहित न्यायाधीश के नाम भी थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह ने मामले की सीबीआई जांच कराई थी और सीबीआई जांच ने इस मामले को क्लोजर जांच करने में क्लोजर में डाल दिया था। मतलब कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। लेकिन आज 8 साल बाद इस मामले को फिर उजागर किया जा रहा है। इसमें फिर से जांच समिति बनाई गई। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिन अधिकारियों पे के नाम आए थे उन पे एक बड़ी गाज गिरने की यहाँ पर तैयारी की गई है। पवन, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी, इस मामले में सीबीआई ने मामले की जांच की थी, लेकिन पुलिस अधिकारी की आत्महत्या को लेकर किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले को बंद करने की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। अब आगे क्या लगता है, समिति सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सेल्फ कंडेंट नोट की बिंदुओं जो है उन पर व्यापक जांच करेगी या किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो अभी नई जांच कमेटी बनी है वो जो सीबीआई जिन बिंदुओं पे जांच की थी उसके साथ साथ नए बिंदुओं पे भी इस पूरे मामले की जांच की। लेकिन मामला 8 साल पुराना होने के बाद अभी देखना होगा कि पुलिस के हाथ अब जो जांच समिति बनी कितने साक्ष्य लगते हैं, क्योंकि उस समय लैपटॉप, सुसाइड नोट सहित कई तमाम उपकरण को उस समय जब्त किया गया था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य सीबीआई को नहीं मिला था। लेकिन क्या अब ये देखना होगा कि जो साक्ष्य अब नई कमेटी को मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है जब भी कोई किसी आत्महत्या मामले बड़े अधिकारियों के नाम होते हैं तो उसमें अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी जो जेल महानिर्देशक संजय पिल्ले के नेतृत्व में जो जांच कमेटी बनी है उसमें क्या बड़े अधिकारियों पे गाज गिरती है, फिर ये भी कमेटी उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश करती नजर आएगी यहाँ पर। पवन, जिस तरह से आईपीएस राहुल शर्मा की मौत के मामले की हम यहां पर तमाम बात कर रहे हैं, गृह विभाग ने 5 सदस्यीय जांच समिति जो है वो गठित कर दी है। इस समिति के अगर सदस्यों की हम यहां पर बात करें तो किन किन क्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक जो हैं वो इसके सदस्य हैं? जी बिल्कुल, हमको बताते इस जांच समिति में जेल महानिर्देशक संजय पिल्ले हैं, आईजी बिलासपुर दीपांशु काबरा, आईजी बस्तर रतनलाल दांगी और एसपी बिलासपुर प्रशांत गुप्ता और एएसपी अर्चना झा बिलासपुर को इस कमेटी सदस्य बनाया गया। लेकिन जिस बिलासपुर में आत्महत्या घटित करते हैं एसपी की आत्महत्या होती है अपने आप को गोली मारकर, लेकिन वहीं इसके तमाम अधिकारियों को इस जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, तो एक अपने आप में इस जांच समिति में भी सवालिया निशान पैदा करता है कि जांच कितनी महत्वपूर्ण होगी और कितनी अहम होगी जांच इस पे।
पवन, जिस तरह से ये जांच किस तरह से आगे बढ़ती है इस पर तो हर किसी की नजर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो चुनौती थी, क्या लगता है उस पर अब विराम लगेगा जिस तरह से अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है? जी अब ये देखने वाली बात होगी कि लगातार जो अधिकारियों की मौत के जो सिलसिले छत्तीसगढ़ में बढ़ते रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी देखा जाए, इस सरकार में भी देखा जाए तो लगातार चाहे पुलिस के जवान हो या अधिकारी हो या अन्य विभाग के अधिकारी हो, अपने आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि इस जांच के बाद कितने साक्ष्य पुलिस के हाथ लगते हैं और इसमें क्या उन अधिकारियों पे कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है, इन अधिकारियों को बचा लिया जाता है। क्योंकि जिस समय राहुल देव शर्मा ने आत्महत्या किया था, अगर उस दिन की बात की जाए तो उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ और अपने जो विभाग के छोटे कर्मचारियों के साथ, उनके साथ जो दिन बिताया था वह हंसी खुशी दिन। लेकिन ऐसा क्या बात होती है कि वो रात में अपने पुलिस मेस में जाके अपने आप को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार के आत्महत्या करते हैं। ये सबसे अहम बात अब ये होगी कि जांच में सबसे अहम बात यही रखी जाएगी। जानना चाहेंगे पवन, जिस तरह से गृह विभाग ने जांच समिति जो है उसका गठन तो कर लिया है, अब आगे किस तरह से इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी या गृह विभाग जो है वो किस तरह से इस पर नजर रखेगा? जी बिल्कुल लोकेश जी, हमको बता दें, गृह विभाग ने जो जांच समिति गठित की, इसमें ऐसा कोई गाइडलाइन समय निर्धारित नहीं किया गया कि आपको इतने दिन में जांच रिपोर्ट पेश करना है। चाहे जांच 1 महीने में हो सकती है, 1 साल भी लगा सकती है इस जांच में। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जांच कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्या इसमें उन दोषी अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश के जो नाम आए थे, क्या उनको सजा हो पाएगी, इस पे उन्हें आरोपी बनाया जाएगा या उन्हें बस दिया जाएगा इस पूरे मामले को लेके। क्योंकि उस समय पुलिस ने लैपटॉप, सबसे अहम चीज था सुसाइड नोट और आईपीएस राहुल देव शर्मा का जो लैपटॉप था उसे जब्त बनाया गया था। क्या अब उस लैपटॉप से वो अहम सबूत नष्ट कर दिया गया है या सबूत मिलेंगे? अब सबसे बड़ी बात देखने को ये रहेगी इस पूरे मामले। ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि आगे जो जांच है वो किस मोड़ पर जाती है और जो जांच समिति गठित की गई है, क्या लगता है उसके लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगी, क्योंकि सीबीआई इस मामले को देख चुकी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, ऐसा कोई भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था कि आखिर उनकी आत्महत्या किन वजह से हुई है। अब क्या लगता है जांच समिति जो गठित की गई उन्हें कामयाबी मिल पाएगी? जी बिल्कुल लोकेश जी, हमको बताइए, क्योंकि सीबीआई जब जांच की थी तो इस मामले को लेकर 3 महीने से अधिक समय तक सीबीआई हर बिंदु पे बारीकी से जांच की थी, लेकिन सीबीआई को ऐसा कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया था उन अधिकारियों के खिलाफ। अब देखने को होगा कि जो 8 साल बाद ये समिति बन रही है, इस कमेटी को कितने अहम सुराग मिलते हैं और क्या वो लैपटॉप बरामद होंगे, उस सुसाइड नोट पुलिस के हाथ वापस जांच समिति को मिलेंगे कि उसे नष्ट कर दिया गया है। सबसे अहम चीज ये देखने को होगा, क्योंकि सारे मामलों की फाइल जो है वो कोर्ट से जांच समिति को निकलवाने होंगे, इसे पूरे रिव्यू करने होंगे, उसके बाद ही इस मामले पे अहम सुराग तक पुलिस पहुंच पाएगी। बिल्कुल, तो आईपीएस राहुल शर्मा के मौत के मामले की जो फाइल है एक बार फिर से खुल चुकी है। अब जो यह मौत का मामला है 5 सदस्यीय जांच समिति जो गठित कर दी गई है उसके पास चला गया है। धन्यवाद पवन तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सैकड़ों योजनाओं पर जिम्मेदार पलिता लगाने में जुटे हुए हैं। एएनबी न्यूज भी लगातार सरकार को प्रदेश के कई जिलों में गांव में होने वाली समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है। अशोकनगर के ग्राम में संबल योजना के अंतर्गत आकस्मिक निधन में मिलने वाले लाभ को कागजों में दिखाकर अधिकारी लाभ ले रहे हैं। ग्रामीणों के कागज लेकर अंगूठा लगवाकर खुद एटीएम से पैसा निकालने के मामले सामने आए, तो वहीं विभिन्न योजनाओं में रिश्वत नीचे से लेकर ऊपर देने के बाद भी गरीबों के पैसे डकारने के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की। खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। एक बार फिर से राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान उन्होंने कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की है। इस मुद्दे पर तमाम बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आखिर क्या वजह रही जिस वजह से सीएम शिवराज को नाराजगी जतानी पड़ी? जी बिल्कुल, इतना बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से सीएम का कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों पर नजर रखी जा रही है और योजना को क्रियान्वयन करने के लिए कोशिश की जा रही है और कई जिलों को चिन्हित करके जब उनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन ने तमाम शिकायतों के माध्यम से आ रही है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और कलेक्टरों पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन साफ है कि कई जिलों की जब हमारे द्वारा धरातल पे कोशिश की जाती है और ANB टीम जिस तरह से गांव-गांव, शहर में तमाम योजनाएं जो चल रही है उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर लोगों को आखिर ये योजना मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस पर भी तमाम चीजों पहलुओं पर भी गौर किया जाए। लेकिन आखिर अगर हम देखेंगे कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, अगर सरकार ने समय रहते योजनाओं को क्रियान्वयन अगर विधिवत कर लेते हैं तो साफ है कि यहाँ पर निकाय चुनाव तो साथ साथ में सरकार की जो छवि है वह भी दुरुस्त होगी और साथ ही साथ निकाय चुनाव में भी बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे को भूनती नजर आ रही है और कांग्रेस तमाम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यह भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा और देखें अगर हम यहाँ पर तो बीजेपी में जिस तरह कैबिनेट विस्तार में अभी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और जो पुराने रूठे हुए बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह कम यहाँ पर लोग हैं, कम यहाँ पद हैं, कुछ मिला जुला के चार पद मंत्री के हैं और 100 से अधिक यहाँ पर वरिष्ठ बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं, विधायक हैं जिनको मौका कैबिनेट में आने का मिल रहा। तो इन तमाम चीजों को भुनाना और प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने के लिए शिवराज जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले रहा है और वहां पर अधिकारी बकायदा कागजों में दुरुस्त चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर SDM, DM और CO तमाम अधिकारी यहाँ नजर आते हैं और इनको कॉल करने पर, संपर्क करने पर भी इनका फोन नहीं उठता। तो साफ होता है कि जमीनी जो हकीकत है सामने आ रही है वह साफ तौर पे गांव के ग्रामीणों का दर्द साफ है। शैलेंद्र, जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कमिश्नर, IG, DIG, कलेक्टर और SP के जो कामकाज है अब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की मेरिट पर परखे जा सकते हैं? और क्या यही परफॉर्मेंस तय करेगी कौन फील्ड में रहेगा या कौन नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, साफ है कि जिस तरह से कई जिले के कलेक्टरों को यहाँ CM द्वारा फटकार लगाई जाती है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखी जा रही है। कागजों पे यहाँ गौर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि चिन्हित जो बीजेपी कार्यकर्ता होंगे वह भी रिपोर्ट अपने स्थानीय नेताओं के द्वारा ऊपर भिजवाते हैं। लेकिन इतना बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर पक्षपात की राजनीति ना होते हुए अगर बात करें यहाँ पर कि कांग्रेस और बीजेपी के दो फाड़ जनता नहीं चाहती। अभी वर्तमान में
कोरोना की मार झेलने के बाद अर्थव्यवस्था चौपट है। और अगर हम चहेतों की हम बात करें तो यहाँ पर चहेतों को निश्चित ही लाभ पहुंचाया जाता है। अगर बीजेपी का सरपंच होता है या बीजेपी का जनप्रतिनिधि होता है तो वो अपने समर्थकों को यहाँ पर लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। और विपक्ष में जो जनता इस पार्ट में पिसती नजर आ रही है। और ये भेदभाव की चीजें अभी वर्तमान में इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पलायन पे मजबूर है प्रदेश के लोग, क्योंकि दुगनी चीजों, दुगने टैक्स, तमाम चीजें यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके लगाई जाती है। इन तमाम पहलुओं पे हम गौर करें तो काफी बड़ी जद्दोजहद के साथ साथ प्रदेश में जिस तरह 2 लाख करोड़ का कर्जा है वह भी एक बड़ा विषय होगा। और अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्राइवेटीकरण को का मदद नहीं ली जा सकती है, क्योंकि अगर बीच में अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट की, जो बीच में सरकार का सेतु का काम करती है और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, तो तमाम 1000 करोड़ 2000 करोड़ तमाम योजनाओं के नाम पे जिस तरह से कर्ज यहाँ पर लिया जा रहा है, तो उन योजना केवल और केवल जो पूर्व का कर्ज है 2 लाख करोड़ कर्ज है प्रदेश के ऊपर, उसमें से माइनस होता है। वो योजना का लाभ जनता तक नहीं आता, ये वो पैसा जनता तक लाभ नहीं पहुंचता। और तमाम जो विभिन्न योजना है उसमें कहीं ना कहीं रिश्वत लेने की भी बात सामने आ रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जिला कलेक्टरों से नाराज नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी को जिला कलेक्टरों से व्यक्त भी कर रहे हैं। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दे दी है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर दोबारा से खुलने के लिए तैयार हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने कहा कि हर घंटे 100 भक्तों को बप्पा के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रतिदिन सिर्फ 1000 भक्त सिद्धिविनायक मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना समेत सभी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस सुरक्षा उपायों को जारी किया जाएगा, जिनका सभी को पालन करना होगा। मार्च के बाद से महाराष्ट्र और अधिकांश अन्य राज्यों में धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं आज बीजेपी विधायक राम कदम सुबह 11 बजे सिद्धिविनायक मंदिर ढोल ताशे के साथ नाचते, झूमते, गुलाल उड़ाते खुशी का इजहार करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें, आज मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर जो है फिर से खोला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आज से परमिशन दे दी है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर दोबारा से खुलने के लिए तैयार हो चुका है। और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने कहा कि हर घंटे 100 भक्तों को बप्पा के दर्शन की अनुमति दी गई है। हालांकि प्रतिदिन सिर्फ 1000 भक्त सिद्धिविनायक मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान मास्क को पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना समेत सभी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस सुरक्षा उपायों को जारी किया जाएगा, जिनका सभी को पालन भी करना अनिवार्य होगा। मार्च के बाद से महाराष्ट्र और अधिकांश अन्य राज्यों में धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं आज बीजेपी विधायक राम कदम सुबह 11 बजे सिद्धिविनायक मंदिर में ढोल ताशे के साथ नाचते झूमते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, खुशी का इजहार करते हुए सिद्धिविनायक बप्पा के दर्शन करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने आज से तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उन्हें खोलने की परमिशन दे दी है। और इसी कड़ी में आज इस आदेश के बाद मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर जो है उसे खोलने को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर ली गई है। तमाम जो भक्त हैं वो उत्साहित हैं कि आज बप्पा के दर्शन करने को मिलेंगे। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के मद्देनजर मंदिर के कपाट जो हैं वापस खुलवाने को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। जिस तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र में लगातार विरोध बढ़ता नजर आया, जनता से लेकर आम आदमी तक हर कोई महाराष्ट्र सरकार को सवालों के घेरे में लेता हुआ नजर आया और जल्द से जल्द मंदिर को खोलने की मांग की जा रही थी। और अब इसी कड़ी में मंदिर जो है आज से खुलने जा रहे हैं और आज से सिद्धिविनायक मंदिर भी खुल रहा है। इसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है।
महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिरों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। तो आज से सिद्धिविनायक मंदिर खुल रहा है। 1000 श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति मिली है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जो है वो भी अब करनी होगी। हर एक घंटे लगभग 100 भक्त जो हैं बप्पा के दर्शन कर पाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने वादा किया है कि वह दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए 750 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने के बाद यह बात कही। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई संबंधित लोग मौजूद थे। यह बैठक गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित ऑफिस में शाम को 5 बजे हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आने के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। यह बैठक गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में हुई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई तेजी को लेकर चिंतित हैं और इसी को लेकर केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई गई। तो केंद्र सरकार ने वादा किया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए 750 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और उसके बाद तमाम ये बातें कही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल को भी निर्देश दिए गए हैं। हालात पर कैसे काबू पाया जाए, इस विषय पर क्या कुछ चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल जो कल बैठक हुई थी वो कहीं ना कहीं अहम रोल रखती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के हाथ में लगता कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा था जिसके अंदर बेड के लिए कहा गया था कि दिल्ली के अंदर बेडों की दिक्कतें हैं, उसको लेकर ही और वेंटिलेटर को लेकर ही पत्र लिखा गया था। मगर केंद्र सरकार से एक गुहार भी लगाई गई थी कि केंद्र सरकार उनकी मदद करे। मगर केंद्र सरकार ने, आज देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की भरपूर मदद करने की कोशिश की है। जहां बात करें जैसे 750 बेड दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के जो वेंटिलेटर बेड होंगे वो भी दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार अब मदद करेगी और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं संजीदा नजर आ रही है। और देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है दिल्ली के अंदर, तो केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार के सहयोग देना लाजमी था और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का 2 बार पहले भी सहयोग दे चुके हैं और कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने भरपूर कोशिश की है। वहीं बात करें आपकी बार भी यही रणनीति अपनाई जाएगी और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करवाया जाएगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाएगा और तमाम एसडीएमओ को लगाया जाएगा और जितने भी अधिकारी जो इस टाइम दिल्ली सरकार के हो या किसी भी सरकार के हो वो लापरवाही जो कर रहे थे अब उनको सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा जाएगा। तमाम ऐसी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएंगी और तमाम जितने भी अस्पतालों के अंदर दिक्कतें हैं वो भी दूर करी जाएंगी, चाहे वो एमसीडी के अस्पताल हो या दिल्ली सरकार के अस्पताल हो या फिर कहे केंद्र के अस्पताल हो। जितने भी अस्पताल होंगे उनमें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों को भी उनके जो बेड होंगे वो भी कोरोना पेशेंटों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर तमाम सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से आप दी जाएंगी। तो दिल्ली सरकार को पहले भी इससे उम्मीद थी कि हाँ केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी, मगर अब जब केंद्र सरकार ने उनकी मदद करने के लिए फैसला कर लिया है और आगे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जरूर बनती है दिल्ली सरकार की भी, जो उनके अंदर खामियां रही थी वो कहीं ना कहीं गौर करें और तमाम सुविधाओं को जनता तक पहुंचाए। और जनता भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही थी, अब उनको भी पालन करना होगा। जी राजीव, केंद्र सरकार ने इस बैठक में और क्या कुछ वादा किया? कोरोना पर शाह के साथ जिस तरह से केजरीवाल की आपात बैठक हुई, इसके बाद क्या अब दिल्ली में जो टेस्ट हैं वो डबल होंगे?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था इस बैठक के अंदर, और बैठक के बाद में तमाम वो रणनीतियों पे गौर करने की बात की गई है। और यहाँ तक कि जितने भी विषय थे यानी कि कोरोना काल के थे या पॉल्यूशन के थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो यहाँ पर मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर किए गए और तमाम रणनीति बनाई गई। तो तमाम रणनीति के साथ साथ ये भी फॉलो किया जाएगा। अब जो अस्पतालों के अंदर बेडों के अभाव है या फिर कहे टेस्टिंग की जो प्रक्रिया स्लो चल रही थी, अब उसको भी तेज किया जाएगा और कहीं ना कहीं हर तरीके से गौर किया जाएगा कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्यों दिक्कतें आई हैं, कौन अधिकारी काम कर रहा था, कौन अधिकारी नहीं कर रहा था, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी हो। तमाम ऐसी सुविधाएं अब तमाम हर चीज पे केंद्र सरकार गौर करेगी और केंद्र सरकार को इसके अंदर आना ही था, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली के अंदर ही तमाम पार्लियामेंट भी है और तमाम अधिकारियों के ऑफिस भी है और तमाम जो नेता है उनके कह सकते हैं कोठियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की अब ट्विनिंग देखनी होगी कि किस तरीके से गौर करते हैं और तमाम इस रणनीतियों पर गौर करते हैं। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, जनता ने भी कहीं ना कहीं अभाव गलती के जरूर की है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क का यूज नहीं किया, बाजारों के अंदर लगातार भीड़ उमड़ती रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इसके अंदर खामियां थी, जनता की भी खामियां थी, क्योंकि जनता को समझना चाहिए था कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और दिल्ली के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा समाधान है जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए काम आ सकता है। जी राजीव, कोविड-19 के जो होम आइसोलेशन है उनमें जो मरीज रह रहे हैं उनकी ट्रैकिंग रखने या फिर तत्काल मेडिकल सुविधा जो है उसकी आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत ही कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया जाए। तो साथ ही प्लाज्मा डोनेशन और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उन्हें प्लाज्मा देने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए इसे लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए? बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी स्पष्ट था कि दिल्ली सरकार को कहा गया था कि अगर आप स्थिति संभाल सकते हैं तो ही संभालिए, मगर दिल्ली सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम स्थिति संभाल सकते हैं, मगर दिल्ली सरकार का स्थिति नहीं संभाल पाई है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई हैं। चाहे वो अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर दिक्कत भी जरूर थी, चाहे कोविड के मरीज हो या फिर कहेंगे किसी और के मरीज हो, तमाम जो सुविधाएं दिक्कतें जरूर आ रही थी, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर थे यानी कि एमसीडी के जितने भी डॉक्टर थे उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो इलाज भी नहीं कर पा रहे थे। मगर अब केंद्र सरकार ने जब आगे आई है तो केंद्र सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि स्थिति को संभाला जाए और जो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है उसको भी रोका जाए और जितने भी अस्पतालों के अंदर बेड की जो दिक्कतें हैं या वेंटिलेटर की दिक्कतें हैं या ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाएगा और जितने भी अस्पतालों के अंदर बेड की कहीं ना कहीं जो कमियां आई थी वो कमियां भी दूर की जाएगी और टेस्टिंग की प्रक्रिया, खास तौर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से। मगर तमाम ऐसी सुविधाएं अब गौर की जाएंगी और जनता तक मुहैया करवाई जाएंगी, चाहे वो कोविड के हो या किसी और के बीमारी के इलाज हो, वो तमाम हर चीज पे गौर किया जाएगा। और दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति जो रही थी वो अब केंद्र सरकार संभालेगी और केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अब वो स्थिति संभालने के लिए आगे आ चुके हैं और हर तरीके से गौर करेंगे, कहीं भी कोई भी लापरवाही होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी राजीव, दिल्ली सरकार की जो रणनीति थी कोरोना को लेकर वो तो कहीं ना कहीं यहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर जिस तरह से कोरोना के मामलों की बात करें तो वो जो आंकड़ा है वो तो लगातार बढ़ रहा है। क्या इसी वजह से जो अमित शाह हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं और इस तरह से आपात बैठक बुलाई गई? देखिए बिल्कुल सही कहा। मैं अमित शाह की जो रणनीति रही है वो हमेशा वो स्ट्रिक्टली रही है। वो किसी भी अधिकारी को ये नहीं देखते वो कौन अधिकारी है, क्या किस पद पे है, मगर वो अपने काम से मतलब रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिली, क्योंकि जो बैठक हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने तमाम वो मुद्दों पर गौर किया कि दिल्ली सरकार की खामियां कहाँ रही और दिल्ली सरकार को खुद बताया गया कि आपकी यहाँ पे खामियां रही थी जब केंद्र सरकार ने आपको मना करा था कि तमाम बाजारों को नहीं खोला जाएगा, सुविधाएं नहीं है इतनी, मगर दिल्ली सरकार ने गौर नहीं किया उस चीज पे और कहीं ना कहीं तमाम जो अनलॉक किया गया यानी कि सारी दुकानें खोली गई, जो पहले प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हटा दिया गया और बसों के अंदर भी जो एक सीट छोड़कर एक व्यक्ति को बैठने की परमिशन थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने अनदेखी की उसकी और डबल सीटों पर बैठने की परमिशन दे दी गई। तो इससे वायरस तो बढ़ा मगर दिल्ली सरकार की मुश्किलें भी बढ़ी। अब केंद्र सरकार को ही उम्मीद थी कि केंद्र सरकार आगे इसमें आएगी और केंद्र सरकार बड़ा अपने कदम उठाएगी, मगर तमाम जो बातें हैं ये एक धरातल पर उतरना जरूरी है और धरातल पर जब तक नहीं उतरेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर जब कोरोना पेशेंटों की गिनती को संभालने की वाली बात है यानी कि कंट्रोल करने वाली बात है, अब वो केंद्र सरकार संभालेगी और केंद्र सरकार के अंडर में ही अब दिल्ली सरकार काम करेगी। जी राजीव, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तो यहां पर अपना सख्त रुख अपना लिया है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आई? क्या मनभेद नजर आया या फिर यहां पर यह तारीफ करते नजर आया अमित शाह की?
देखिए, बिल्कुल बता दें कि दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार उनका सहयोग चाहिए उन्हें, क्योंकि बिगड़ सहयोग के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर वही बात करें, जैसे ही बैठक खत्म हुई थी, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कह दिया कि जो केंद्र सरकार इसके अंदर मदद कर रही है और हम जो उम्मीद लेके आए थे यानी कि अमित शाह से और केंद्र सरकार से, वो कहीं ना कहीं अब सफल होती नजर आएगी। क्योंकि केंद्र सरकार जब दिल्ली सरकार का सहयोग दे रही है तो कहीं ना कहीं ये रणनीति काम जरूर आएगी। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, दिल्ली सरकार को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना की गई है या बाजारों को तमाम जो खोला गया था, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गलतियां थी, जिसकी वजह से कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ी। मगर दिल्ली सरकार को अपनी गलतियों से सबक लेते हुए इसको दोबारा से अपनाना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार को अब यहां पर सख्त होना पड़ेगा और तमाम जो गलतियां हुई है उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।